इस वाले वीडियो में कैंपा एक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे पहले अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में देख लेते हैं, उसके बाद हाईलाइटेड वर्जन भी मैं एक्ट का आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि आपको ये थोड़ा और इजीली समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है। एफसीए जो 1980 का है, तो उसके तहत बोला गया था कि जो भी अगर फॉरेस्ट लैंड है उसको डाइवर्ट करना है नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, या फिर कोई रिजर्व फॉरेस्ट है उसको डी रिजर्व करना है, या फिर किसी प्राइवेट प्लेयर को फॉरेस्ट देना है लीज के लिए, या फिर लेट से उसको सारे पेड़ को काट के री एफॉरेस्टेशन करना है, तो वो सब पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉट चाहिए। अब लेट से कोई फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ करना है, तो यूजर एजेंसी को क्या है कि कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन भी करना पड़ता है। जैसे इस एरिया में अगर लैंड डाइवर्ट हो रहा है तो किसी एक और एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है वहाँ पे फॉरेस्ट उगाना पड़ेगा। तो लेट से जो यूजर एजेंसी जनरली वो लैंड प्रोवाइड करवा देती है, और उस पर जो कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन करना होता है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। तो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के एक्ट के तहत ही पहले कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन होता था। ऐसा नहीं है कि 2016 का जो एक्ट आया उसके बाद कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो गया। कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन पहले से ही होता था। एफसी एक्ट के तहत वेरियस गाइडलाइंस थी जिसके तहत कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन होता था, लेकिन पहले क्या था कि डिटेल्ड गाइडलाइंस नहीं थी, मिसिंग नहीं थी, लीगल कोई मैंडेट नहीं था। तो 2006 में गोदावरमन के बहुत सारे जजमेंट आए। जैसे इन्वायरमेंट आप एमसी मेहता केस पढ़ेंगे ना, बहुत सारे एमसी मेहता केस है, ओलियम गैस लीक केस है, उसके अलावा गंगा पॉल्यूशन से रिलेटेड केस है जो कानपुर टैनरी से रिलेटेड था, ताज ट्रेपेजियम से रिलेटेड केस है, लीड वाले जो लीडेड पेट्रोल था उससे रिलेटेड केस है। उसी तरह गोदावरम के भी काफ़ी केसेस है। 1996 में जो मेन जो जजमेंट आया था उसमें बोला था कि जो फॉरेस्ट विल बी डिफाइंड एज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट का इकोसिस्टम दैट इज डोमिनेटेड बाय ट्रीज। तो अगर कोई फॉरेस्ट लैंड, जैसे कोई भी एरिया अगर ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा फॉरेस्ट लैंड की तरह डिक्लेयर किया जा चुका है तो ठीक है, तो फॉरेस्ट लैंड ही है, चाहे वहाँ पर जंगल रहे या ना रहे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे एरियाज भी होते हैं जहाँ पे जंगल तो है लेकिन वो फॉरेस्ट लैंड की तरह डिक्लेयर नहीं हुआ है, नोटिफाई नहीं हुआ है, तो वो सब एरियाज भी फॉरेस्ट कहलाएंगे एज पर द गोदावरमन जजमेंट। तो गोदावरमन जजमेंट क्यों आया था? क्योंकि एफसीए एक्ट में कोई फॉरेस्ट का डेफिनेशन नहीं था, तो डिफाइन करने के लिए गोदावरमन जजमेंट आया। तो उसके बाद सब्सिक्वेंट जजमेंट भी आए थे। तो एफसीए एक्ट के तहत कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन भी होता था। तो अब क्या होता था कि कोई डिटेल्ड गाइडलाइंस नहीं थी, कोई डिटेल्ड एक्ट नहीं था। तो 2006 में एक गोदावरमन जजमेंट आता है, वो बोलता है कि अच्छा एक कैंपा नाम की बॉडी को क्रिएट करना है। तो अब जब बॉडी क्रिएट करना है कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2009 में डिटेल्ड गाइडलाइंस भी दे दी, और 2016 में इनफैक्ट डिटेल्ड एक्ट भी आ गया, उसके बाद रूल्स भी आ गया। तो ये था। तो मतलब आपको प्रीलिम्स में ट्रैप नहीं होना है कि कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन स्टार्ट किया गया कैंपा एक्ट के दौरान। नहीं, पहले भी होता था, लेकिन कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, लीगल स्ट्रक्चर नहीं था। वो लीगल स्ट्रक्चर देता है ये एक्ट। अब उसके अलावा कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन में आपको एक चीज़ और समझनी है। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है जब कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन होता है तो आपको लोकल कम्युनिटी से पूछना, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकल कम्युनिटी से पूछने के बारे में केवल फॉरेस्ट रिलेटेड एक्ट्स में केवल एफआरआई के बारे में है। उसके अलावा लोकल कम्युनिटीज़ को ना आपको कैंपा एक्ट में पूछना पड़ता है, ना ही इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसा कोई मैंडेट है। तो ये सब केवल ट्रैप करने के लिए प्रीलिम्स का होता है। 2019 में एक सवाल था कि अच्छा कैंपा एक्ट के तहत जब कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन होगा तो लोकल कम्युनिटीज़ को पूछना होगा। भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब पूरा एक्ट मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है वो स्टेटमेंट गलत होगा। अब इसमें होता क्या है कि आपको दो चीज़ आपको समझना होगा। एक आपका होता है फंड में, एक होता है कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड और एक होता है एनपीवी। मैं दो चीज़ लिख देता हूँ, एक होता है सीए जिसको बोलते हैं कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, और एक होता है एनपीवी। अब मान लीजिए क्या फंड है, जिसे आपको मैं बता रहा हूँ। ये पर्टिकुलर एरिया जो येलो कलर का है, यहाँ पे क्या था कि फॉरेस्ट था, ठीक है। अब यहाँ पे लेट से पूरा ही एरिया फॉरेस्ट है, आसपास का एरिया भी फॉरेस्ट ही है। अब इतने पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे येलो लाइन से ये डिमार्केटेड है, इस एरिया में लेट से इंडस्ट्री सेटअप करना है। तो ये पहले क्या था? फॉरेस्ट लैंड था। अब ये नॉन फॉरेस्ट लैंड बन जाएगा, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि 99 साल के लिए देते हैं लीज पे, बाद में फिर से वापस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास आ जाता है। तो अब ये फॉरेस्ट लैंड बन जाएगा नॉन फॉरेस्ट लैंड। तो अब कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन में क्या करना पड़ेगा कि लेट से कहीं और एक ये लेट से नॉन फॉरेस्ट लैंड था, इसको नॉन फॉरेस्ट लैंड को फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कराना होगा। तो ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा आपका कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट लैंड बना, यहाँ का नॉन फॉरेस्ट लैंड फॉरेस्ट लैंड बन गया। यहाँ के पेड़ काटे जाएंगे, यहाँ पेड़ नहीं थे, यहाँ पेड़ उगा दिए जाएंगे। तो एक तरह से कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन हो गया। जितना एरिया का
लेट से फॉरेस्ट डाइवर्ट हुआ, उतना नई एरिया में फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर करके वहाँ पे फॉरेस्ट को उगाना है। अब इसमें कुछ टाइम तो लगेगा, लगभग 30-40 साल लग जाता है। 30-40 साल तक इस पर्टिकुलर ग्रीन वाले एरिया में फॉरेस्ट नहीं आएंगे, 30-40 साल के बाद आ जाएंगे, लेकिन हाँ 30-40 साल तक तो इकोलॉजिकल लॉस तो हुआ। अब प्रोविज़न क्या होता है कि जितना एरिया यहाँ पे डाइवर्ट किया गया है येलो कलर का, उतना एरिया ग्रीन कलर का यहाँ पे फॉरेस्ट को उगाना पड़ेगा। मतलब रिजनरेट करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल रिजनरेशन आपको करना पड़ेगा। लेकिन लेट से अगर ये ग्रीन एरिया अगर वेस्टलैंड है, तो यहाँ पे अगर येलो एरिया अगर 1 हेक्टेयर का है, तो ऐसे भी नॉर्मली 1 हेक्टेयर का यहाँ पे ग्रीन एरिया आपको देना होगा। लेकिन अगर येलो एरिया आपका 1 हेक्टेयर का है, लेकिन ये ग्रीन एरिया आपका वेस्टलैंड है, तो आपको दुगुना देना होगा, 2 हेक्टेयर का एरिया में आपको फॉरेस्ट को रीजनरेट करना पड़ेगा। तो ये है आपका कैंपा का प्रोसीजर। उसके अलावा क्या है कि 2 तरह के फंड हो जाते हैं कैंपा में। एक आपका जो फंड होता है उसको बोलते हैं सीए, और दूसरा जो फंड होता है एनपीवी। सीए में क्या है कि जैसे अब इस लैंड, पहले ये लैंड था, अब यहाँ पे इस लैंड में फॉरेस्ट को ग्रो करना है, तो ये तो ठीक है, ये फॉरेस्ट लैंड, ये वाला फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, पेड़ को वहाँ काट दिया जाएगा परमिशन लेने के बाद। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले यूजर ऐसे आपको ये लैंड मुहैया करवाएगा, जिस फॉरेस्ट लैंड को आप नॉन फॉरेस्ट लैंड, जो नॉन फॉरेस्ट लैंड को फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे दिक्कत, यहाँ पे करना क्या पड़ता है कि एक यहाँ पे यूजर एजेंसी को आप ये लैंड दे रहे हैं, ये फॉरेस्ट लैंड मिल रहा है, तो उस लैंड का तो रेवेन्यू कॉस्ट होगा ना, तो वो रेवेन्यू कॉस्ट तो देना ही होगा सरकार को। अगर वो ये नया वाला जो ये वाला जो पर्टिकुलर लैंड मुहैया आपको नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है, तो और अगर प्रोवाइड कर दिया तो एटलीस्ट वहाँ पे प्लांटेशन करना है, तो प्लांटेशन का कॉस्ट होता है ना, वहाँ पे कुछ वर्कर्स का कॉस्ट होगा, प्लांटिंग मटेरियल का कॉस्ट होगा, इरिगेशन फर्टिलाइजर्स वगैरह का कॉस्ट होगा, वो सब तो कॉस्ट होगा। तो वो सारे कॉस्ट कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन में आते हैं। तो लैंड का कॉस्ट, अगर लैंड मुहैया नहीं करवा रहा है, लैंड प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, तो लैंड का कॉस्ट, और लैंड अगर प्रोवाइड कर रहा है, लैंड फॉर लैंड मिल रहा है, तो उस केस में कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मतलब प्लांटिंग के लिए प्लांटेशन का जो कॉस्ट होगा वो आपका सीए में आ जाता है। अब क्या है, एनपीवी में क्या होता है कि अब भले ठीक है लैंड का कॉस्ट दे दिया, प्लांटिंग का जो कॉस्ट दे दिया, लेकिन एटलीस्ट इस एरिया में, नई एरिया में जब प्लांटेशन होगा तो 30-40 साल लग जाएगा। अब 30-40 साल तक आपका फॉरेस्ट नहीं है, उसके बाद वो रीजनरेट हो पाएगा सक्सेसफुली। तो 30-40 साल तक आपको इकोलॉजिकल लॉस हुआ ना, तो फॉरेस्ट, उस इतने एरिया फॉरेस्ट का जो इकोलॉजिकल सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है, उसका कुछ ना कुछ तो इकोनॉमिक वैल्यू होगा। तो वो जो इकोनॉमिक वैल्यू होता है वो एनपीवी होता है, मॉनेटरी टर्म्स में यूजर एजेंसी को प्रोवाइड करना पड़ता है। अब ये कंचन कमेटी थी, उस कमेटी का नाम आपको बता रहा हूँ। कमेटी का नाम था कंचन चोपड़ा कमेटी। कंचन चोपड़ा कमेटी, एनपीवी कितना होगा वो कंचन चोपड़ा कमेटी ने बताया था। वो 50 साल के लिए कैलकुलेट होता है, वो कैलकुलेट होके आ गया था। डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ फॉरेस्ट और डिफरेंट ज्योग्राफीज ऑफ फॉरेस्ट, जैसे अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है कि टेम्परेट फॉरेस्ट है कि माउंटेन फॉरेस्ट है कि अल्पाइन फॉरेस्ट है, उस पर डिपेंड करेगा क्षेत्र की इको क्लासेस है, और साथ में डेंसिटीज हाईली डेंस है कि मॉडरेटली डेंस है या ओपन फॉरेस्ट है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो मैट्रिक्स है किस तरह का फॉरेस्ट है, तो वो उस टेबल से पता चल जाता है कि उसका एनपीवी कितना होगा पर हेक्टेयर। तो ये दोनों कॉस्ट को जोड़ते हुए कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन निकलता है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास जमा किया जाता है। तो ये जो दोनों फंड्स होता है जो जमा किया जाता है, ये एक्चुअली जमा किया जाता है पब्लिक अकाउंट में, ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये नॉन लैप्सेबल होता है। तो अब इसमें देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 3 क्या है कि एक नेशनल फंड क्रिएट होगा। तो जितना भी एक्चुअली कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन और प्लस एनपीवी में जो फंड क्रिएट होगा अक्रॉस ऑल द स्टेट्स, उसका 10% सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, 90% स्टेट्स रख लेगा। तो 10% जो सेंटर रखेगी उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, और जो स्टेट्स 90% यूज रखेंगे उसको प्लांटेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। अब पब्लिक अकाउंट में होता है और ये नॉन लैप्सेबल है। अब एक फंडा और है, तो सेक्शन 3 है स्टेट फंड के लिए, सॉरी सेक्शन 3 है नेशनल फंड के लिए और सेक्शन 4 है स्टेट फंड के लिए। दोनों पब्लिक अकाउंट में रखा जाएगा, दोनों नॉन लैप्सेबल है। ये 10% रखेगा और स्टेट्स 90% रखेगा। अब 10% जो होगा वो किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, और 90% स्टेट रखेगा स्टेट फंड में, ठीक है। अब यूज़ कैसे होगा, जो स्टेट फंड होगा तो स्टेट फंड भी 3 कैटेगरीज में आया। एक आया सीए, एक आया एनपीवी जो मैंने आपको बताया। अब ये कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करोगे ना तो आपको कुछ इंटरेस्ट भी आएगा, तो 3 तरह का आपका पैसा हो गया। तो सीए को जो आप यूज़ करोगे ना, साइट स्पेसिफिक स्कीम्स भी यूज़ करोगे। जब भी लैंड डाइवर्ट होता है ना कुछ साइट स्पेसिफिक स्कीम्स बनाई जाती है कि अच्छा इस साइट में लैंड डाइवर्ट हुआ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ
इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान बन गया है, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह बन गया, तो उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो एनपीवी होता है उसको यूज़ किया जा सकता है 4 पर्पज़ के लिए: आर्टिफिशियल रिजनरेशन या असिस्टेड नेचुरल रिजनरेशन के लिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए। तो मतलब फॉरेस्ट रिजनरेशन के लिए, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और साथ में आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। और जो इंटरेस्ट जो है उसके लिए लिखा गया है कि कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट भी इसके लिए यूज़ किया जाएगा। तो तीनों हेड्स का कैसे कैसे यूज़ होगा तो वो मैंने आपको बता दिया। और ये जो सीए जो होगा ना, वो केवल साइट स्पेसिफिक स्कीम्स मतलब उसी साइट पे यूज़ किया जाएगा जहाँ पे यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे ये लैंड था, उसको डाइवर्ट किया गया और यहाँ पे एक नया लैंड मिला है, तो यहीं पे कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। एनपीवी का पैसा प्लांटेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है उस स्टेट फंड के से थ्रू आउट द स्टेट कहीं पे भी, या फिर किसी का डीएफओ डिवीज़न में आ रहा है तो थ्रू आउट द डिवीज़न कहीं पे भी। और वही चीज़ इंटरेस्ट वाले पैसा पे भी होता है, थ्रू आउट द डिवीज़न या थ्रू आउट द स्टेट कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा क्या क्या है, एक नेशनल अथॉरिटी है। नेशनल अथॉरिटी में एक गवर्निंग बॉडी होती है जिसका चेयरमैन होता है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट। एग्जीक्यूटिव कमेटी और मॉनिटरिंग पैनल होता है। एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो चेयरमैन होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट होता है, ये स्पेशल सेक्रेटरी होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में। और उसके अलावा स्टेट अथॉरिटी होती है, उसकी गवर्निंग बॉडी का जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। स्टीयरिंग कमेटी का हेड चीफ सेक्रेटरी होता है, और एग्जीक्यूटिव कमेटी का हेड हॉफ होता है, दैट इज़ द हेड ऑफ जो आईएफएस में जो स्टेट के हेड होते हैं। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट ऑफ नेशनल फंड एंड स्टेट फंड का भी प्रोविज़न है, और उसका इंटरेस्ट किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था मैंने आपको बताया। और सेंटर वो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा जो पार्लियामेंट में पेश करेगा, स्टेट वो रिपोर्ट अपने स्टेट गवर्नमेंट को देगा जो स्टेट लेजिस्लेचर में पेश होगा। और नेशनल फंड और स्टेट फंड दोनों का जो ऑडिट होता है वो कैग करता है। अब उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर कैंपा एक्ट में, तो सबसे पहली बात, जब भी आप कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन कर रहे हो, आपको नया लैंड मिल रहा है, मान लो ये लैंड आपको नया मिला, अब उसकी क्वालिटी क्या है। अब वहाँ पे फॉरेस्ट अगर रिजनरेट होगा 30-40 साल बाद, अब किस क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट रिजनरेट होगा कोई ठिकाना नहीं। 50 साल तक कोई तो फॉरेस्ट रहेगा नहीं, भले पैसा दे दिया गया लेकिन उससे इकोलॉजिकल सर्विसेज तो क्रिएट नहीं हो जाएंगी ना। अब एनपीवी कैलकुलेशन में क्या होता है आप देखेंगे तो उसमें टोटल 8 हेड्स होते हैं, लेकिन जो सोशल कॉस्ट ऑफ ट्राइबल रिहेबिलिटेशन है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, उसको भी किया जाना चाहिए। और जो कैलकुलेट करते हैं एनपीवी 2006 के कंचन चोपड़ा कमेटी भी करते हैं, उसके बाद तो काफ़ी इन्फ्लेशन वगैरह भी हुआ है, तो एक नई कमेटी बनाने की ज़रूरत है, या एटलीस्ट कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए इस कमेटी में। उसके अलावा बहुत जैसे TSR सुब्रमण्यम कमेटी बोली थी, उसने बोला था कि जो क्लियरेंस प्रोसेस है तो वो स्ट्रीमलाइन होने की जरूरत है। कि अभी क्या है, फॉरेस्ट क्लियरेंस भी चलता है, एनवायरमेंट क्लियरेंस भी चलता है, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस भी चलता है। एक कंप्रिहेंसिव लॉ होना चाहिए फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, जिसके तहत क्या होगा कि एक ही सेट ऑफ क्लियरेंस लेना होगा जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, एनवायरमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। तो वो प्रोसेस काफ़ी जल्दी होगा और स्ट्रीमलाइंड होगा, जिसके चलते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इन्हांस हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि क्वालिटी जो नया लैंड मिल रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। भले वहाँ पे 30-40 साल बाद फॉरेस्ट आएगा, लेकिन 30-40 साल तक तो फॉरेस्ट नहीं होगा, और वहाँ पे क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट भी कैसा होगा कोई ठिकाना नहीं। तो अब एक नया प्लान चल रहा है एक्रेडिटेड कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन, ये FCA फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट रूल्स 2022 आया है, उसके तहत इसको गो हेड मिल चुका है। इसमें क्या होगा कि अभी क्या होता है कि अब एक लैंड इसको डाइवर्ट किया जाएगा, इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट लैंड को, यहाँ पे इस एरिया में फॉरेस्ट ग्रो किया जाएगा, तो कुछ टाइम लग जाता है 30-40 साल। ऐसा क्यों ना हो कि प्राइवेट प्लेयर्स को बोला जाए कि आप अपने प्राइवेट लैंड पे भी फॉरेस्ट को ग्रो करें। तो अब कोई यूजर एजेंसी लेट से फॉरेस्ट को डाइवर्ट कर रही है, उसको नया किसी एरिया ऑफ लैंड पे फॉरेस्ट ग्रो करना है, तो अब एक दूसरा कोई फॉरेस्ट प्लेयर है जो अपने प्राइवेट लैंड पे फॉरेस्ट ग्रो कर रहा है, अब वो यूजर एजेंसी इसी का लैंड खरीद के गवर्नमेंट को दे दे, तो इस प्राइवेट प्लेयर के लिए बिजनेस भी हो गया एक तरह से कि अपने प्राइवेट लैंड पे फॉरेस्ट ग्रो कर रहा है, और यूजर एजेंसी को नया लैंड खोजने में दिक्कत भी नहीं होगी, और गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा ये हो गया कि 30-40 साल तक जो फॉरेस्ट नहीं रहता था, जो उससे जो इकोलॉजिकल लॉस होता था वो भी नहीं होगा। अब उसके अलावा एक दिक्कत क्या होती है कि लैंड काफ़ी आसानी से मिलता नहीं है। अब जैसे आप मिजोरम वगैरह जैसे स्टेट में देखोगे 86% वहाँ पे तो फॉरेस्ट लैंड है, तो उस स्टेट में आपको लैंड नहीं मिल पाएगा। तो दूसरे स्टेट में लैंड मिल जाए, जैसे किसी एक स्टेट में डाइवर्जन हो रहा है लेकिन लैंड किसी दूसरे स्टेट में मिल जाए रिफॉरेस्टेशन के लिए, एफॉरेस्टेशन के लिए, तो वो उस एंगल से भी सोचना होगा। तो FCA रूल्स 2022 उस चीज़ को भी अलाउ करता है।
और उसके अलावा एक लैंड बैंक बनाने की भी ज़रूरत है। जैसे ऑलरेडी गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं कि जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है उसको फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करके रखे, ताकि जैसे होता है ना कि फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर रहे हैं नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, तो कोई नॉन फॉरेस्ट लैंड को फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करना होगा, तो ऑलरेडी पहले से ही गवर्नमेंट ऐसा करके रखे, काफ़ी सारे नॉन फॉरेस्ट लैंड को फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करके रखे और उसको वहाँ पे यूजेर एजेंसी के फंड से कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन कर देंगे। तो ऑलरेडी एक बार लैंड डिमार्केट करके रखेंगे अच्छा कि यहीं पे कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन करना है, तो लैंड को खोजने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, तो गवर्नमेंट काफ़ी इजीली कर सकती है। तो ये हर स्टेट गवर्नमेंट लैंड बैंक बना सकती है इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो ये सब चीज़ भी की जा सकती है। उसके अलावा हम इंपॉर्टेंट प्रोविजन से एक बार हम देख लेते हैं। 2019 में जो इनफैक्ट जो आपका सवाल आया था, तो उसमें एक दो स्टेटमेंट था। एक स्टेटमेंट तो काफ़ी जेनरिक था, ये मेरा टेलीग्राम चैनल आपको सारा PDF यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा जो हाईलाइटेड वर्जन है कैंपा का, तो वो भी एक बार देख लेते हैं ऊपर से जल्दी में। तो 2019 में जो सवाल आया था उसमें दो स्टेटमेंट्स आपके दिए होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट तो आपका जेनरिक था। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला था कि अच्छा पब्लिक कंसल्टेशन नेसेसरी होता है, नहीं होता है वो नेसेसरी, ना ही EPA एक्ट में होता है, ना ही वो कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन एक्ट में होता है। इस एक्ट का जो नाम है दैट इज कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट। जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी का नाम कैंपा है, इस एक्ट का नाम कैंपा एक्ट नहीं है, तो ये गलती बोलने में मत कीजिएगा। उसके अलावा जो फंड्स पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है, और उसके अलावा इसका पर्पस क्या होगा मेनली, तो सेक्शन 6 में एक बार फिर से यहाँ पे देख लेंगे कि किस किस पर्पस के लिए इस फंड को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे सेक्शन 2 किसी भी एक्ट का होता है ना, उस चीज़ को डिफाइन करता है। जैसे कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन या डिफाइंड है, मीन्स अफॉरेस्टेशन डन इन ल्यू ऑफ डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज अंडर द FCA एक्ट। इन्वायरमेंटल सर्विसेज भी डिफाइंड है इस पर्टिकुलर एक्ट में, देख लीजिएगा। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ डिफाइंड है। प्री में सवाल आ जाएगा कि इन्वायरमेंटल सर्विसेज डिफाइंड ही नहीं है इस पर्टिकुलर एक्ट में, डिफाइंड है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा कि इन्वायरमेंटल सर्विसेज डिफाइंड है। अब इसको नेगेटिव बना दिया कि इन्वायरमेंटल सर्विसेज डिफाइंड नहीं है, तो जनरली नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होता है, वहाँ से भी आप कर लेंगे, लेकिन आपको ये चलिए पता है तो काफ़ी आपके लिए यूजफुल हो जाएगा कि इन्वायरमेंटल सर्विसेज डिफाइंड है इस एक्ट में। नेट प्रेजेंट वैल्यू भी डिफाइंड है, आपको बताया मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो कमिटी बनी थी, कंचन चोपड़ा कमेटी, कंचन चोपड़ा कमेटी आपकी बनी थी 2006 में, ठीक है। उसके अलावा अब कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन में बहुत तरह का होता है, एक पीनल कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन भी होता है। अब ये भी एक तरह का कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन, लेकिन क्या है कि पहले इस पर्टिकुलर एरिया में माइनिंग हो रही थी परमिशन के साथ, अब एरिया बढ़ा लिया गया लेकिन परमिशन नहीं लिया गया, तो ये गलत काम किया है। तो जितना कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन करना है उसके अलावा कुछ और थोड़ा फंड्स देना होगा, क्योंकि पेनल्टी लगेगी। तो जो एक्स्ट्रा फंड्स दिया गया कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए, वो एक ओवर द टॉप, तो वो पीनल कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है। उसी तरह एक नेशनल फंड है सेक्शन 3 में, तो ये अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया रखा जाएगा, ये नॉन लैप्सेबल होगा। ये 10% सेंटर के पास होगा, 90% स्टेट्स के पास जाता है। 4 में क्या स्टेट फंड रखा गया है, ये भी पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट में रखा जाता है। यहाँ बोल देंगे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा जाता है, जो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये सब चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में ये सब चीज़ ध्यान रखना होता है। आपको सेक्शन एग्जैक्ट क्या है कि 3 है कि 4 है वो नहीं याद करना, लेकिन एटलीस्ट ये आपको डिटेल में बता रहा हूँ, तो इतना तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, क्या जितना पता होना चाहिए उससे ज़्यादा ही आपको पता है। अब यहाँ पे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ देखिए यहाँ पे भी नॉन लैप्सेबल है। उसके बाद सेक्शन 5 में क्या कि जो 90% जाएगा आपका स्टेट्स के पास और 10% सेंटर के पास जाएगा, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह के लिए यूज़ किया जाएगा, बोथ बाय द नेशनल अथॉरिटी एंड द स्टेट अथॉरिटी। अब ये सेक्शन 6 में मैंने बता दिया था कि इसमें 3 फंड्स होते हैं। एक होता है CA जो यूज़ होगा आपका बेसिकली साइट स्पेसिफिक स्कीम्स के लिए, फिर दूसरा होता है NPV जिसका 4 यूज़ होता है। एक रीजनरेशन होता है, दूसरा होता है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन होता है, तीसरा होता है वाइल्ड लाइफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चौथा होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट, और तीसरा इंटरेस्ट होता है। उसका काम होता है बेसिकली यहाँ पे दिया होगा कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये हो गया। उसके अलावा ये जो ना फंड है उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है अपने फंड्स को कैसे इन्वेस्ट करना है। अब गवर्निंग बॉडी जो होती है तो वहाँ पे इन्वायरमेंट मिनिस्टर होता है, लेकिन जो स्टेट की गवर्निंग बॉडी होती है उसमें CM हेड होता है। एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो IFS का जो मेन हेड होता है वही होता है, जैसे सेंटर में DGF जो स्पेशल सेक्रेटरी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में होते हैं वो हेड होते हैं, और स्टेट लेवल में हॉफ हेड हो गए। लेकिन एक स्टेट लेवल में एक स्टीयरिंग कमेटी होती है जिसके हेड जो होते हैं वो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, जो IAS ऑफिसर होते हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो हेड हो गया ये PCCF ऑफ हो गया, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सेस, और
स्टीयरिंग कमेटी भी एक होती है, तो स्टीयरिंग कमेटी का जो हेड हुआ वो चीफ सेक्रेटरी हो गया। तो नेशनल लेवल में जो गवर्निंग बॉडी है उसका हेड कौन हो गया, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट। और एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो हेड हो गया वो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट हो गया। और स्टेट में जो गवर्निंग बॉडी का हेड हो गया वो सीएम हो गया। एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो हेड हो गया, कमेटी का जो हेड हो गया वो हॉफ हो गया, पीसीसीएफ जो हाईएस्ट आईएफएस ऑफिसर हो गया। और स्टीयरिंग कमेटी का जो हेड हो गया वो चीफ सेक्रेटरी हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टेट फंड्स को और नेशनल फंड को। ठीक है, अब ये टर्म ऑफ ऑफिस भी होता है, वो एज में भी प्रिस्क्राइब डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो जनरल जो चीज़ें होती है कि मॉरल टर्पिट्यूड, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, अनसाउंड माइंड, ये सब के चलते हटाया जा सकता है। उसके अलावा मॉनिटरिंग ग्रुप वगैरह का भी कुछ फंक्शंस हैं, तो आप वो ठीक है देख सकते हैं, ये वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टेट फंड का भी और नेशनल फंड का भी। और अकाउंट्स दोनों स्टेट फंड और नेशनल फंड का कौन ऑडिट करता है, तो आपका क्या ऑडिट करता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा जो रिपोर्ट होगा तो स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी पहले अपने मतलब कि जो स्टेट लेवल की जो बॉडी है, सेंट्रल लेवल की जो बॉडी है और स्टेट लेवल की बॉडी है, वो अपने अपने गवर्नमेंट को देंगी और वो फिर अपने अपने लेजिस्लेचर्स में दे देंगे। मतलब ये पार्लियामेंट में दे देगा, ये स्टेट लेजिस्लेचर में दे देगा। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट भी जाती है। तो एक नेशनल अथॉरिटी होती है, एक स्टेट अथॉरिटी होती है। जो नेशनल अथॉरिटी होती है तो उसी को कैंपा बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल, यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं।